डियर फ्रेंड्स, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत यह जो प्रश्न है, यह जो BPSC JPSC इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह रेस एंड रेसिज्म यानी प्रजातिवाद के चैप्टर का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्वेश्चन है कि प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है। रेसिज्म इज ए मीथ, है ना। प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है। इसको हम लोग पूरी तरह से ये करेंगे, इसका चर्चा करेंगे विभिन्न बिंदुओं के आधार पर, है ना। प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। इसमें किन किन बिंदुओं का समावेश रहता है। तो चूंकि प्रजातिवाद के विषय में पढ़ना है, तो इसमें पहला है, लिखेंगे पहले प्रजाति की परिभाषा लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। इसके बाद प्रजाति में तो रेस की परिभाषा, इसके बाद इसमें लिखेंगे प्रजातिवाद की परिभाषा, है ना, यानी कि रेसिज्म की परिभाषा लिखेंगे, है ना। तब इससे पता चल जाएगा कि प्रजाति क्या है, प्रजातिवाद क्या है। इसके बाद हम लोग प्रजातिवाद जैसी जो भ्रांतियां हैं उसके विषय पर पढ़ेंगे कि उसका विकास किस रूप में हुआ है। इसके बाद प्रजातिवाद का आधार क्या है ना। और अंतिम बिंदु है प्रजातिवाद के संबंध में आधुनिक निष्कर्ष एवं विचारधारा, है ना। तो इसके इन 5 बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे कि प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है। 5 बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रजाति की परिभाषा, यानी रेस की परिभाषा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। पहले भी इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज फिर से दोबारा चर्चा करते हैं। प्रजाति यानी कि रेस एक विशुद्ध जैविकीय अवधारणा है, मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की अपनी निजी शारीरिक विशेषताएं होती है जो वंशानुगत होते हैं, हेरिडिटिकल होता है। और ये शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रजनन द्वारा माता पिता से उसके बच्चों को हस्तांतरित होते हैं, ठीक है। वस्तुतः प्रजाति व्यक्तियों का वह विशाल समूह है जिसके सदस्यों की अपनी निजी शारीरिक लक्षण, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निजी शारीरिक लक्षण, है ना, या विशेषताएं होती है। और इसी सामान्य शारीरिक लक्षण के आधार पर उसे अन्य समूहों से भिन्न पहचाना जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब किसी प्रजाति के सदस्य को आप देखते हैं तो उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि वह अन्य लोगों से वह भिन्न है। महान मानवशास्त्री क्रोवर ने भी कहा है कि प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है? प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला पॉइंट है प्रजातिवाद यानी रेसिज्म की परिभाषा, ठीक है। तो प्रजातिवाद का सीधा संबंध है अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ एवं उत्तम समझना, ठीक है। अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ एवं उत्तम समझना। और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ प्रजातियां अपने आप को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ एवं उत्तम मानकर दूसरे प्रजाति के लोगों को नीचा समझते हैं, ठीक है। और उनके प्रति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अन्याय भी करते हैं। प्रजातिवाद जैसी मानसिकता के कारण ही गोरे लोगों के द्वारा अपनी प्रजाति को उच्च एवं श्रेष्ठ मानकर निग्रो प्रजाति के लोगों पर शासन और अत्याचार किए, ठीक है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रजातिवाद अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक कटु विचारधारा है जो विभिन्न प्रजातियों के बीच ऊंच नीच के संस्तरण, देखिए आप, ऊंच नीच के संस्तरण को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में
जातिवाद विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच के संस्करण को जन्म देती है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है प्रजातिवाद का विकास किस रूप में हुआ है। ठीक है ना। यहाँ है प्रजातिवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेसिज्म। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच प्रजातिवाद का विकास आर्यवाद के रूप में माना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाली आर्य प्रजाति की भाषा संस्कृत थी। साथ ही यूरोप की अधिकांश भाषाएं भी संस्कृत से ही किसी न किसी रूप से संबंधित है। इस आधार पर आर्य प्रजाति के लोगों ने यह मान लिया कि आर्य प्रजाति के बिना सभ्यता एवं संस्कृति का विकास संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। साथ ही सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए जिन योग्यताओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है वे केवल आर्य प्रजाति के सदस्यों के पास है। इस भ्रामक विचारधारा के कारण आर्य प्रजाति के सदस्य अपने आप को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ एवं उच्च समझने लगे। अमेरिका में इसी कटु प्रजातीय भेदभाव के कारण ही निग्रो प्रजाति के सदस्यों को छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर सजा भुगतनी होती थी। प्रजातिवाद जैसी मानसिकता के कारण ही एक अंग्रेज मरीज को बिना बताए किसी अन्य प्रजाति का रक्त देना अपराध माना जाता था। इसी प्रकार से आर्यवाद के आधार पर ही नॉर्डिकवाद का विकास हुआ और जर्मनी के नाजियों ने अपनी प्रजातीय विशुद्धता को बनाए रखने के लिए यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकाल दिया। प्रजातिवाद की पराकाष्ठा इस हद तक थी कि अमेरिका में निग्रो के लिए रेलगाड़ी में अलग डब्बे, बसों में अलग सीट तथा स्टेशन पर पृथक प्रतीक्षालय होते थे। अब अगला पॉइंट है प्रजातिवाद का आधार क्या है ना, बेसिस ऑफ रेसिज्म। तो प्रजातिवाद जैसी जो कटु विचारधारा है उसके 4 आधार माना जाते हैं, है ना। उत्तम रंग का आधार, दूसरा है रक्त की उच्चता एवं शुद्धता का आधार, तीसरा है मानसिक योग्यता का आधार और चौथा है सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आधार। एक 1 बाय 1 करके हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पहला है उत्तम रंग का आधार। ठीक है। प्रजातिवाद जैसी मानसिकता के अंतर्गत मानव के त्वचा के रंग के आधार पर भी ऊंच नीच का संस्करण किया जाता है। वैज्ञानिक आधार पर यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि त्वचा के रंग के आधार पर कोई प्रजाति ऊंच अथवा नीच है। त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है जो पर्यावरण द्वारा शारीरिक अनुकूलन के दौरान निर्धारित होती है। निग्रो का काला रंग उसके त्वचा में उपस्थित अधिक मात्रा में पाए जाने वाली मेलानिन के कारण होती है, क्योंकि उसका काला रंग अत्यधिक तेज धूप तथा पराबैंगनी किरण से उसकी रक्षा करता है, जो उसके पर्यावरण अनुकूलन को दर्शाता है। इस प्रकार से त्वचा के रंग के काला होने के कारण निग्रो लोगों का अफ्रीका के पर्यावरण से अनुकूलन सरल हो जाता है और उसके शरीर की रक्षा होती है। इसके विपरीत ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के त्वचा में मेलानिन की मात्रा नहीं के बराबर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर धूप उतनी तेज नहीं होती है। उसके त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम होने के कारण लोगों का रंग गोरा हो जाता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि पर्यावरण में अनुकूलन स्थापित करने के लिए ही किसी के शरीर की त्वचा का रंग काला अथवा गोरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ, दूसरा पॉइंट है रक्त की उच्चता एवं शुद्धता का आधार। ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए
अंतरजातीय अथवा अंतर प्रजातीय विवाह का विरोध किया जाता रहा है। एक गोरी प्रजाति का सदस्य एक निग्रो से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने से उसके रक्त की शुद्धता अथवा पवित्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु वास्तव में रक्त की उच्चता एवं शुद्धता का विचार मिथ्या एवं अवैज्ञानिक है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि सभी मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह ए बी बी और ओ पाए जाते हैं। साथ ही रक्त समूह की पवित्रता एवं अपवित्रता को किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी रक्त समूह किसी दूसरे रक्त समूह से श्रेष्ठ है, ऐसा कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऐसी अवस्था में रक्त के आधार पर किसी प्रजाति की श्रेष्ठता अथवा अधमता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि रक्त की उच्चता एवं शुद्धता का विचार मिथ्या एवं अवैज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में यातायात के साधनों के विकास के साथ साथ अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों में इतना अधिक सम्मिश्रण हो गया है कि कोई भी प्रजाति अपनी रक्त की शुद्धता को प्रमाणित नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि रक्त की शुद्धता तथा उच्चता का विचार मनुष्य की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, जिसका प्रचार और उपयोग राजनीतिक स्वार्थ एवं संकीर्णतापूर्ण विचारधारा में विश्वास रखने वाले विशेष स्वार्थ समूहों द्वारा किया जाता है। परंतु कोई भी वैज्ञानिक इसका समर्थन नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक योग्यता का आधार, है ना। कुछ प्रजाति के लोगों में खोपड़ी का घनत्व यानी कि क्रेनियल डेंसिटी अन्य प्रजाति के लोगों से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रजातिवाद जैसी संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों का मानना है कि जिस प्रजाति के सदस्यों का खोपड़ी का घनत्व अधिक होता है उसकी मानसिक योग्यता भी अधिक होती है, और निग्रो लोगों में खोपड़ी का घनत्व कम होने के कारण उसकी मानसिक योग्यता भी कम होती है। यह सच है कि विभिन्न प्रजातियों में खोपड़ी का घनत्व अलग अलग होता है, परंतु वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि मस्तिष्क के आकार अथवा घनत्व का कोई भी संबंध बुद्धि अथवा मानसिक योग्यता से है। यदि ऐसा होता तो एस्किमो की मानसिक योग्यता सबसे अधिक होती, क्योंकि मस्तिष्क का सर्वाधिक औसत आकार एस्किमो का ही माना जाता है। इस प्रकार से खोपड़ी के घनत्व के आधार पर प्रजातीय श्रेष्ठता का आधार बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि मानसिक योग्यता का विकास सामाजिक पर्यावरण से होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगर किसी व्यक्ति को अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाए तो उसकी मानसिक योग्यता का विकास प्रतिकूल परिस्थितियों वाले व्यक्तियों से अधिक होगा। किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षा यानी इंटेलिजेंस टेस्ट में प्राप्त अंक उसके मानसिक योग्यता को प्रदर्शित करता है, साथ साथ उसके सामाजिक पर्यावरण को भी प्रदर्शित करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यदि निग्रो लोगों को भी गोरे लोगों के समान ही सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक जीवन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए तो निग्रो लोगों को भी बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वांटेंट गोरे लोगों के समान अथवा अधिक हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि मानसिक योग्यता सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि मानसिक योग्यता के आधार पर किसी प्रजाति को उत्तम अथवा अधम समझना अथवा ऊंच नीच की भावना को जागृत करना अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक आधार को प्रश्रय देना है। इस प्रकार से मानसिक योग्यता के आधार पर प्रजातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत सर्वथा भ्रांतिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आधार।
अभी तक ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो संस्कृति के आधार पर किसी प्रजाति के उच्च अथवा नीच होने को प्रमाणित करे। संस्कृति तथा सभ्यता के विकास से संबंधित जो भी ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर किसी भी विशेष प्रजाति की सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं होती है। ऐसा प्रचार किया जाता है कि मानव सभ्यता के विकास में गोरी प्रजाति का सर्वाधिक योगदान रहा है, जबकि यह धारणा समस्त ऐतिहासिक प्रमाणों के विपरीत है। मानव सभ्यता आज जिस स्तर पर है उसका एकमात्र कारण सिर्फ गोरी प्रजाति है। इस बात को किसी भी ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस समय यूरोप के लोग जंगलों में नंगे घुमा करते थे, उस समय चीन, मिस्र तथा भारत की सभ्यताओं का पर्याप्त विकास हो चुका था। चीन ने यूरोप के लोगों से बहुत पहले ही कागज बनाने तथा छापने की कला का आविष्कार कर लिया था। इस प्रकार के प्रमाणों से स्पष्ट है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति की रचना सबने मिलकर की है एवं इसमें किसी खास प्रजाति के विशेष योगदान की बात गलत है। अतः सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आधार पर प्रजातिवाद को प्रोत्साहित करना सर्वथा अनुचित है। अब है कि क्या निष्कर्ष है, देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला है इससे। है निष्कर्ष की ओर चलते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रजातिवाद का समस्त आधार काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक है। मानव में भिन्नता एवं विविधता एक स्वाभाविक परिणाम है। दो सहोदर भाइयों के बीच भी अनेक शारीरिक तथा मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु इस विविधताओं के आधार पर ऊंच नीच का संस्तरण करना कदापि उचित नहीं हो सकता। किसी भी प्रजाति में कोई भी दैवीय अथवा अलौकिक विशेषता नहीं पाई जाती है। जो थोड़ा बहुत अंतर है वह विभिन्न पर्यावरणीय दशा एवं वंशानुक्रम के कारण है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रजातियों में ऊंच नीच का संस्तरण अवैज्ञानिक तथा विवेकहीनता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है। अब है कि प्रजातिवाद के संबंध में आधुनिक निष्कर्ष क्या कहता है, आधुनिक विचारधारा क्या कहता है, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रजातिवाद का समस्त आधार खोखला एवं अवैज्ञानिक है तथा प्रजातीय विद्वेष विश्व शांति के लिए एक घातक है। इसलिए यूनेस्को द्वारा सन दिसंबर 1952 में प्रजातिवाद जैसी समस्या के विषय में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रसिद्ध शारीरिक मानव शास्त्रियों ने हिस्सा लिया और सभी ने मिलकर सामूहिक घोषणा करते हुए कहा कि सभी मनुष्य एक ही जाति के सदस्य हैं, जिसे मेधावी मानव यानी होमोसेपियंस कहा जाता है। साथ ही वर्तमान समय में कोई भी प्रजाति विशुद्ध नहीं है, क्योंकि अतीत काल से ही भौगोलिक विस्थापन की वजह से प्रजातीय सम्मिश्रण हो रहा है। इसलिए मनुष्य समान है, इसलिए प्रत्येक को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा प्रजाति शब्द को वैज्ञानिक शब्दकोश से हटाकर उसके स्थान पर समशारीरिक लक्षण वाले समूह अथवा निरिवंशीय समूह शब्द का प्रयोग उचित साबित होगा। इसके साथ ही यह प्रश्न समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरा फॉलो किया है। बहुत ही सरल भाषा में इसको लिख करके मैंने समझाने का प्रयास किया हूं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आज का प्रश्न है, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय रिजले।
रिजले के अनुसार भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इसे अन्य रूप में भी पूछा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, अथवा इथनिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अर्थात सबका मीनिंग एक ही है, भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की ओर। क्लासिफिकेशन बाय रिजले, रिजले के अनुसार वर्गीकरण क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये वाला पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सर रिजले को 1901 में होने वाली जनगणना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस कारण से सर रिजले ने जनसंख्या के दौरान ही भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के अध्ययन का प्रयास किया। सर रिजले ने अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर अपने पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया में भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातीय तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम सफल प्रयास किया है। सर रिजले ने मानव मितीय अध्ययन के आधार पर, ये देखिए, मानव मितीय अध्ययन के आधार पर अपने पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया में भारतीय प्रजातियों को निम्नलिखित 7 प्रजातीय तत्व में विभाजित किया है। ठीक है, पहला है द्रविड़ियन। रिजले महोदय ने द्रविड़ियन प्रजाति को मूल प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है मंगोल द्रविड़ियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा है आर्य द्रविड़ियन, पांचवा है सीथो द्रविड़ियन, छठा है इंडो आर्यन और सातवां है आपको तुर्को ईरानियन। ठीक है ना, ये 7 प्रजातियों में विभाजित किया है। अब 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं, सब में क्या है सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा पहला पॉइंट है द्रविड़ियन, है ना, इसको लेके चलते हैं। सर रिजले ने इस प्रजाति को भारत की सबसे प्राचीन तथा मूल प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। भारत में इस प्रजाति के लोग गंगा के निचले हिस्से से लेकर गंगा तक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ियों के पनियन लोग तथा छोटा नागपुर की संथाल जनजाति इस प्रजाति के स्पष्ट प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। इसके शारीरिक संरचना के अंतर्गत कद छोटा, रंग बहुत काला, बाल अधिक और घुंघराले, आंखें काली, सिर लंबा और नाक चौड़ी होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है मंगोलाइड। भारत के कुल जनसंख्या में इस प्रजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत काफ़ी कम पाया जाता है। इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तर पूर्व भाग के असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय इत्यादि जगहों में पाए जाते हैं। भारतीय ग्रंथों में इस प्रजाति को कहीं कहीं पर किरात के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक संरचना तो शारीरिक विशेषताओं, है ना, के अंतर्गत सिर चौड़ा, कद छोटा या औसत, रंग पीलापन लिए हुए, दाढ़ी मूछ में बहुत कम बाल, शरीर पर भी बहुत कम बाल, चेहरा चौरस, नाक छोटी एवं चपटी, आंखें भारी एवं अधकुली, है ना। अब भौं जो होता है, भौएं, उस पर एपिकेंथिक फोल्ड, जिसे मंगोलियन फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बाल मुलायम एवं सीधे पाए जाते हैं। यह है मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषता। ठीक है ना, चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर।
चलिए, हमारा अगला पॉइंट है मंगोल द्राविडियन, ठीक है ना। तो इस प्रजाति की उत्पत्ति मंगोल तथा द्रविडियन प्रजाति से मिलकर बनी है। इस प्रजाति के लोग भारत में बंगाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक संरचना के अंतर्गत रंग काला, सिर चौड़ा, नाक मध्यम, कभी कभी चपटी, कद मध्यम, ठीक है ना, तथा चेहरे पर घने बाल पाए जाते हैं। चलते हैं, अगला पॉइंट है आर्य द्राविडियन, आर्यो द्रविडियन, है ना। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इस प्रजाति की उत्पत्ति आर्य तथा द्रविड़ प्रजाति के मिश्रण से हुई है। इस प्रजाति के लोग पंजाब के पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश के राजपूताना और बिहार के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सिर लंबा, मध्यम कद, नाक मध्यम तथा कभी कभी चपटी पाई जाती है। अब अगला पॉइंट है सीथो द्रविडियन। इस प्रजाति या यह प्रजाति मध्य एशिया से भारत आने वाली सीथियन यानी शक प्रजाति तथा भारत के मूल प्रजाति द्रविडियन के मिश्रण से बनी हुई एक नई प्रजाति सीथो द्रविडियन की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रजाति के लोग अधिकतर मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के मुख्य प्रतिनिधि गुजरात के नागर ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण, देखिए नागर ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण तथा कुर्गवासी कुर्ग हैं, ठीक है। इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत चौड़ा सिर, रंग गोरा, दाढ़ी मूंछ का कम उगना, मध्यम कद, नाक सुंदर पर अधिक लंबी नहीं इत्यादि शामिल है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इंडो आर्यन। भारत में इस प्रजाति के लोग पंजाब तथा कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत लंबा कद, रंग गोरा, लंबा सिर, नाक पतली और लंबी, काली आंखें और शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। सातवां और अंतिम है तुर्को ईरानियन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर रिजले ने 1901 में यानी अविभाजित भारत में प्रजातीय तत्वों का विवेचन किया था। इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंख्या में तुर्को ईरानियन प्रजातीय तत्व का भी उल्लेख किया है, जो तुर्की तथा ईरानी तत्वों का सम्मिश्रण था। बिलोचिस्तान के बिलोय, है ना, तथा ब्राहुई लोग उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अफगान लोग इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके शारीरिक लक्षण के अंतर्गत कद ऊंचा, रंग गोरा, लंबी नाक और अधिक बाल पाए जाते हैं। वर्तमान भारत में तुर्को ईरानियन प्रजाति के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की ओर अब चलते हैं, ठीक है ना। सर रिजले ने भारत के प्रजातीय तत्वों को 7 भागों में विभाजित किया है, परंतु उन्होंने 3 प्रजाति को ही मूल रूप से माना है, द्रविडियन, मंगोलियन और इंडो आर्यन, एवं शेष 4 प्रजातियों का विकास भारत में बाहर से आने वाली प्रजातियों के सम्मिश्रण से हुई है, जैसे कि मंगोल द्राविडियन, आर्य द्राविडियन, सीथो द्राविडियन और तुर्को ईरानियन, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। इस प्रकार से सर रिजले का विचार अत्यधिक व्यवस्थित होने के बावजूद कुछ दोषों से युक्त माना जाता है। इसी कारण से हट्टन तथा गुहा जैसे विद्वानों ने रिजले के निष्कर्ष को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया है। सर रिजले ने द्राविडियन प्रजाति को भारत का सबसे प्राचीनतम और मूल निवासी माना है, जबकि अनेक विद्वान प्रोटोअस्ट्रेलाइड प्रजाति को भारत का अधिक मौलिक एवं प्राचीन माना है। इसके अतिरिक्त विद्वानों का मानना है कि सर रिजले ने भाषा समूहों को प्रजाति समझने की भूल की है, जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार,
आर्य भाषा परिवार इत्यादि। इस प्रकार से द्रविड़ भाषा परिवार को एक ही प्रजाति यानी द्रविड़ियन समझना शायद गलती होगा, क्योंकि किसी भी भाषा परिवार में एक से अधिक प्रजाति पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर रिजले ने अपने वर्गीकरण में अनेक ऐसे प्रजातीय तत्वों का उल्लेख नहीं किया है जिसका भारत में अभी भी अस्तित्व पाया जाता है। कुछ भी हो, भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के वर्गीकरण का प्रथम एवं सफल योगदान सर रिजले को ही जाता है। इसके साथ ही यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, ESPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आज का प्रश्न है गुहा रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। ताई देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार बार पूछा जा चुका है। गुहा के अनुसार क्या इसका क्लासिफिकेशन है, भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रजातीय तत्व पाए जाते हैं, इस बारे में हम लोग देखते हैं। 1931 में जब हट्टन को जनगणना अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने भारत के प्रजातीय सर्वेक्षण के लिए विशेष रूप से डॉक्टर BC गुहा को नियुक्त किया था। इस प्रकार से डॉक्टर गुहा ने लगातार 3 वर्षों तक मानव मितीय परीक्षण एवं अध्ययन के आधार पर जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए वे संभवतः आज तक का सबसे सफल एवं प्रामाणिक अध्ययन माना जाता है। यही कारण है कि हट्टन ने गुहा के निष्कर्षों को पूर्णतया स्वीकार किया। साथ ही मजुमदार ने भी इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर गुहा का मानना है कि भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम प्रजाति निग्रिटो है, परंतु वर्तमान समय में भारतीय जनसंख्या में इस प्रजाति के मुख्य लक्षण बहुत ही कम पाए जाते हैं। भारतीय संदर्भ में निग्रिटो प्रजाति की कुछ लक्षण कोचीन तथा त्रावणकोर की पहाड़ियों तथा असम में रहने वाली 1-2 जनजातियों में ही पाई जाती है। निग्रिटो के पश्चात भारत में प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति प्रोटोस्टेलाइड थी, जिसकी शारीरिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से मेल खाती है। प्रोटोस्टेलाइड के पश्चात भारत में आने वाली प्रजाति मंगोलाइड थी तथा भारत में मंगोलाइड प्रजाति की 2 शाखाओं का प्रवेश माना जाता है। प्रथम शाखा प्राचीन मंगोलाइड के नाम से जाना जाता है और दूसरी शाखा तिब्बती मंगोलाइड के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनसंख्या में पाई जाने वाली एक और प्रजाति भूमध्य सागरीय यानी द मेडिटेरियंस है, जिसकी 3 शाखाओं ने भारत में प्रवेश किया था। पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय, दूसरा है भूमध्य सागरीय और तीसरा जो है पूर्वी प्रारूप के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गुहा के अनुसार भारत में पश्चिमी चौड़े सिर वाले लोग 3 प्रजातियों से संबंधित थे। पहला है अल्पाइन, दूसरा है डिनारी और तीसरा है आर्मेनाइट। ठीक है, इस प्रकार से डॉक्टर गुहा ने उपरोक्त प्रजाति के अतिरिक्त भारतीय जनसंख्या में नॉर्डिक प्रजाति का भी समावेश बताया है। इस प्रकार से
डॉक्टर गुहा ने भारतीय जनसंख्या में 6 प्रजाति एवं 11 उप प्रजाति तत्व का वर्गीकरण किया है जो निम्नलिखित है। पहला है निग्रिटू, है ना, इसको मूल प्रजाति माना गया है, जो कोचीन तथा त्रावणकोर की पहाड़ियों में रहने वाली कादर एवं पनियन जनजाति, पूर्वी बिहार के राजमहल की पहाड़ियों की कुछ जनजाति, है ना, बगल में लिख दिए हैं ताकि आपको सुविधा होगा, है ना। देखिए, और दूसरा है प्रोटोअस्ट्रलाइट, दक्षिण भारत के भील एवं चेचू जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तीसरा है मंगोलाइट, है ना, मंगोलाइट भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मंगोलाइट में क्या है, प्राचीन मंगोलाइट, इसे भी 2 भागों में है, एक लंबे सिर वाले, है ना, जो असम में पाए जाते हैं, और दूसरा है चौड़े सिर वाले जो बर्मा एवं नागालैंड में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है तिब्बती मंगोलाइट। तिब्बत मंगोलाइट जो है यह भूटान और सिक्किम में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है, लिखे हैं कि भारतीय जनसंख्या में जनजातीय तत्व, इसका मतलब हुआ ये जो आपका निग्रिटू, प्रोटोस्टलाइट और मंगोलाइट है, सिर्फ इसकी चर्चा करना है, सिर्फ जनजातीय तत्व की होगा। भारतीय जनसंख्या में जो है सो जनजातीय तत्व की बात की जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ निग्रिटो, प्रोटोस्टलाइट और मंगोलाइट के बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। चौथा है भूमध्य सागरीय यानी द मेडिटेरियन। ये भी देखिए आप, इसे 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। एक है प्राचीन भूमध्य सागरीय, ये कन्नड़, मलयालम, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। भूमध्य सागरीय ये पंजाब और गंगा घाटी के स्थानों में पाए जाते हैं। पूर्वी प्रारूप यानी ओरिएंटल टाइप ये पंजाब, राजस्थान और सिंध प्रदेश में पाए जाते हैं। अब 5वां है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, है ना, तो ये भी 3 प्रकार का है ना। एक अल्पाइन है जो गुजरात में पाया जाता है, दूसरा डिनारी है जो कुर्ग वासी है, और तीसरा आर्मेनाइट है जो बम्बई के पारसी लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मेनाइट शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बम्बई के पारसी लोग आर्मेनाइट शाखा के प्रतिनिधि हैं। और छठा है नॉर्डिक यानी कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, ये 3 जगह के जो है पाए जाने वाली जनसंख्या है वह नॉर्डिक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब 1 बाय 1 करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हाँ, पहला है निग्रिटो। डॉक्टर गुहा के अनुसार निग्रिटो भारत का सबसे प्राचीनतम प्रजातीय तत्व माना गया है, जो निग्रो प्रजाति का एक शाखा है जिसका कद बहुत ही नाटा होता है। निग्रिटो के शारीरिक संरचना के अंतर्गत नाटा कद, गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल, चौड़ा सिर, मोटे ओंठ और चौड़ी नाक होती है। इस प्रजातीय तत्व के कुछ चिन्ह कोचीन तथा, यहाँ पर देखिए आ गया कोचीन तथा त्रावणकोर की पहाड़ियों में रहने वाले कादर और पलियन नामक जनजाति है। असम की अंगामी नागाओं में तथा पूर्वी बिहार के राजमहल की कुछ जनजातियों में इस प्रकार के गुण एवं तत्व पाए जाते हैं। अब है प्रोटोअस्ट्रलाइट, है ना। गुहा के अनुसार भारत में बाहर से आकर बसने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटोअस्ट्रलाइट ही थी। इस प्रजाति के लोगों के सिर लंबे, कद छोटा, बाल घुंघराले, खाल का रंग चॉकलेटी, आंखों का रंग काला और भूरा, नाक चौड़ी तथा ओठ मोटे होते हैं। डॉक्टर गुहा के अनुसार दक्षिण भारत, देखिए आप, दक्षिण भारत की अधिकांश जनजातियां इसी प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। दक्षिण भारत की भील तथा चेंचू जनजाति भी प्रोटोअस्ट्रलाइट प्रजाति के प्रतिनिधि माने गए हैं। अब अगला पॉइंट है मंगोलाइट। इस प्रजाति के लोगों की प्रमुख शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत पीला या भूरा रंग, चपटा चेहरा, नाक छोटी एवं चपटी, सिर चौड़ा एवं ओठ मोटे होते हैं। डॉक्टर गुहा ने भारत में पाई जाने वाली मंगोलाइट प्रजाति के 2 प्रमुख शाखाओं की चर्चा की है।
वो क्या है? वो है प्राचीन मंगोलाइड, है ना। इसके दो शाखा हैं, एक लंबे सिर वाले जो असम में पाए जाते हैं, चौड़े सिर वाले जो बर्मा और नागालैंड में पाए जाते हैं। दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड जो भूटान तथा सिक्किम में पाए जाते हैं। अब चौथा पॉइंट है भूमध्य सागरीय यानी द मेडिटेरियन। डॉक्टर गुहा ने भारत के प्रजातीय इतिहास में भूमध्य सागरीय प्रजाति को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए माना है कि इस प्रजाति ने खासकर 3 भागों में विभक्त होकर भारत में प्रवेश किया है। वो क्या है? प्राचीन भूमध्य सागरीय के नाम से, दूसरा है भूमध्य सागरीय के नाम से, और तीसरा है पूर्वी प्रारूप यानी ओरिएंटल टाइप से। तो प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध कन्नड़, मलयालम तथा तमिल भाषा यानी कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले से संबंधित है, जो भारत में सबसे पहले आई थी। दूसरी शाखा भूमध्य सागरीय है जो भारत में प्रवेश करने के पश्चात पंजाब तथा गंगा घाटी के ऊपरी हिस्से में आकर बस गए। और इस प्रजाति के तीसरी शाखा को पूर्वी प्रारूप इसलिए कहा जाता है कि दूसरी शाखा भूमध्य सागरीय का यहाँ के निवासियों से सम्मिश्रण होने से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका भौगोलिक विस्तार पंजाब, राजस्थान, सिंध तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, है ना। तो डॉक्टर गुहा ने भारत की जनसंख्या में पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजाति के 3 प्रकारों की चर्चा की है। तो 3 प्रकार क्या हैं? आल्पाइन जो गुजरात में पाए जाते हैं, दिनारी जो कुर्ग प्रदेश में पाए जाते हैं, अर्मिनाइट यानी बम्बई के पारसी लोग इसके प्रतिनिधि हैं। इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? चौड़ा सिर, है ना, चौड़ा सिर है। छठा नॉर्डिक, जर्मन भाषा में नॉर्ड का मीनिंग उत्तर होता है, नॉर्थ, है ना। इस प्रजाति के लोग सिंधु नदी के ऊपरी भाग, हिंदू कुश पर्वत के दक्षिणी भाग तथा वर्तमान भारत के कश्मीर, राजस्थान तथा पंजाब में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत लंबा सिर, ऊंची पतली नाक, लंबे कद, पतले ओठ, बाल सीधे और साधारण घुंघराले, है ना, रंग गोरा तथा गेहुआ होता है। अब है निष्कर्ष, है ना। डॉक्टर गुहा द्वारा प्रस्तुत प्रजातीय वर्गीकरण को डॉक्टर मजूमदार द्वारा स्वीकार किया गया है, परंतु वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि निग्रिटो भारत का प्राचीनतम प्रजाति है। डॉक्टर मजूमदार ने अनेक प्रमाणों के आधार पर प्रोटोस्टलाइड को भारत का प्राचीनतम प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय अध्ययन एक प्रकार से परिकल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इस दिशा में शायद और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में कुछ जनजाति ऐसी भी है जिसे अभी तक किसी भी निश्चित प्रजाति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नीलगिरी की टोला जनजाति को प्रजातीय वर्गीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व का अध्ययन एक प्रकार से अत्यधिक जटिल समस्या है। यह समय समय पर विभिन्न प्रजातियां आई और उनमें पारस्परिक सम्मिश्रण भी हुआ। परिणामतः वे सभी अपने मौलिक रूप में नहीं रह पाए। इसीलिए मजूमदार ने सही कहा है कि एक ओर भारत प्रजातियों का अजायब घर है तो दूसरी ओर यह प्रजातियों का द्रवण पात्र है, मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेज। इसके साथ ही यह प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।